दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई इंसान सच में सिस्टम बदलने निकल सकता है और फिर एक दिन खुद उसी सिस्टम का हिस्सा बन सकता है, तो क्या आप मानोगे? अगर मैं कहूं कि एक ऐसा नेता जिसने लाखों लोगों को उम्मीद दी, जिसने कहा था अब राजनीति साफ होगी, अब ईमानदार लोग भी चुनाव जीतेंगे, अब आम आदमी भी सत्ता तक पहुंचेगा, वही नेता एक दिन अपने ही लोगों से गिर जाएगा, तो क्या आप यकीन करोगे? सोचिए, जिन लोगों को उसने आगे बढ़ाया, जिनको नाम दिया, जिनको पहचान दी, जिनको संसद तक पहुंचाया, जिनको अपना सबसे भरोसेमंद साथी बताया, वही लोग एक दिन सामने खड़े होकर बोल दें, भाई अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि कौन गया, सवाल ये है कि लोग जाते क्यों हैं। सवाल ये नहीं है कि किसने धोखा दिया, सवाल ये है कि भरोसा टूटा कहां। और सबसे बड़ा सवाल, अगर हर कुछ साल में आपके सबसे करीबी लोग ही आपको छोड़कर चले जाए, तो गलती सिर्फ सामने वाले की होती है या थोड़ा आईना भी देखना चाहिए? आज की कहानी सिर्फ एक पार्टी की नहीं है, ये कहानी है उम्मीद की, फिर उम्मीद टूटने की, ये कहानी है आदर्शों की, फिर उन्हीं आदर्शों के पोस्टर बन जाने की, ये कहानी है आंदोलन से सत्ता तक पहुंचने की और फिर सत्ता में जाकर वैसे ही बन जाने की जिससे लड़ने निकले थे। और भाई साहब, यही राजनीति का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। जब इंसान बाहर होता है तो सिस्टम उसे खराब लगता है, जब इंसान अंदर पहुंच जाता है तो वही सिस्टम उसे प्रैक्टिकल लगने लगता है। जब तक कुर्सी दूर होती है प्रिंसिपल बहुत स्ट्रांग लगते हैं, जब कुर्सी पास आती है तो प्रिंसिपल धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होने लगते हैं। यही इस कहानी की पहली बड़ी सीख है। सत्ता इंसान को बदलती है, धीरे धीरे बदलती है, बिना आवाज किए बदलती है, और कई बार इंसान को खुद भी नहीं पता चलता कि वो बदल चुका है। दूसरी सीख है, अगर कोई पार्टी, कंपनी, दोस्ती या परिवार सिर्फ एक इंसान पर टिका हो तो टूटना तय है, क्योंकि जब पूरा सिस्टम एक चेहरे पर खड़ा होता है तो चेहरा हिलते ही दीवारें भी हिल जाती है। तीसरी सीख, हर सवाल पूछने वाला दुश्मन नहीं होता और हर तारीफ करने वाला अपना नहीं होता। कई बार जो आपकी हाँ में हाँ मिला रहा होता है वही पहला मौका मिलते ही निकल लेता है। चौथी सीख, जनता देर से समझती है लेकिन सही समझती है। नेता स्पीचेस दे सकते हैं, सोशल मीडिया पर नैरेटिव बना सकते हैं, ट्रेंड करा सकते हैं, लेकिन आखिर में जनता वोट से हिसाब करती है। और पांचवी सीख, राजनीति में परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होते, परमानेंट सिर्फ फायदा होता है। आज जो एक दूसरे को करप्ट बोल रहे हैं, कल साथ फोटो खिंचवा सकते हैं। आज जो एक दूसरे को देशद्रोही बोल रहे हैं, कल एक दूसरे को विजनरी भी कह सकते हैं। इसलिए नेताओं की बात नहीं, उनका मुश्किल समय वाला बिहेवियर देखो। अब जरा पीछे चलते हैं। एक समय था जब लोग सड़कों पर उतरे थे, मोमबत्तियां जल रही थी, टीवी चैनल दिन रात कवरेज कर रहे थे, घरों में डिस्कशन हो रहा था, कॉलेज के बच्चे पहली बार पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे थे, चाय की दुकान से लेकर कॉर्पोरेट ऑफिस तक लोग पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे थे। लोगों को लगा था कि अब कुछ नया होगा। पहली बार लगा था कि शायद ईमानदारी भी जीत सकती है। पहली बार लगा था कि शायद राजनीति सिर्फ पैसे वालों का खेल नहीं है। पहली बार लगा था कि शायद कोई आम आदमी भी बड़ी कुर्सी तक जा सकता है। और सच बोलूं, उस समय बहुत लोगों ने दिल से भरोसा किया था। लोगों ने डोनेट किया, लोगों ने वॉलंटियर किया, लोग रात भर कैंपेन चलाते थे, लोग छुट्टी लेकर रैलीज में जाते थे, लोग फैमिली तक से आर्ग्यू करते थे कि नहीं भाई, इस बार बदलाव आएगा। उस समय लोगों को सिर्फ एक नेता नहीं दिख रहा था, उन्हें अपने फ्रस्ट्रेशन का जवाब दिख रहा था। उन्हें लगा कि जो बातें हम ड्राइंग रूम में बोलते हैं अब कोई मंच पर बोल रहा है। उन्हें लगा कि जो गुस्सा हम अंदर दबा कर रखते हैं अब कोई उसे आवाज दे रहा है। लेकिन फिर वही पुराना सवाल सामने आया, आंदोलन चलाना आसान है या पार्टी चलाना? नारे लगाना आसान है या संगठन संभालना? भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण देना आसान है या अपने ही लोगों को साथ रखना? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जब तक लड़ाई बाहर वालों से थी, सब साथ थे। जैसी कुर्सी अंदर आई, लड़ाई भी अंदर शुरू हो गई। कोई बोला मैं पुराना साथी हूं, कोई बोला पार्टी मेरे दम पर चल रही है, कोई बोला स्ट्रेटजी मेरी थी, कोई बोला चेहरा मैं हूं, कोई बोला जनता मुझे पसंद करती है, कोई बोला मीडिया मुझे सुनता है। और मेरे पापा कहते हैं कि भाई, जहां मैं ज्यादा हो जाए वहां हम ज्यादा दिन नहीं टिकता। यही इस कहानी का दूसरा बड़ा मोड़ है। अब बात करते हैं उन चेहरों की जिनके जाने से कहानी सिर्फ रूमर नहीं रही, रियलिटी बन गई। सबसे पहले राघव चड्ढा। राघव सिर्फ नेता नहीं थे, फ्यूचर प्रोजेक्ट थे। यंग फेस, पॉलिश स्टाइल, टीवी फ्रेंडली इमेज, इंग्लिश हिंदी दोनों में स्मूथ कम्युनिकेशन। ऐसा चेहरा जिसे मिडिल क्लास यूथ देखकर बोलता था, हाँ भाई, पॉलिटिक्स मॉडर्न भी हो सकती है। पंजाब में उनका इन्फ्लुएंस इतना बताया जाता था कि लोग मजाक में सुपर सीएम तक बोलते थे। अब ऐसे आदमी के दूर जाने के पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं? एक एंगल ये कि पार्टी के अंदर उनका स्पेस कम हो रहा था, नई लीडरशिप पुश हो रही थी, इंटरनल बैलेंस बदल रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें साइडलाइन फील कराया गया। और राजनीति में भाई, इंसल्ट सैलरी से ज्यादा हर्ट करती है। दूसरा एंगल प्रैक्टिकल है। जब किसी पार्टी का फ्यूचर अनसर्टेन लगे तब एम्बिशियस लोग बैकअप प्लान ढूंढते हैं। तीसरा एंगल प्रेशर पॉलिटिक्स का भी हो सकता है। केसेस, एजेंसीज, अनसर्टेनिटी, तो कई लोग सेफ साइड चुनते हैं। अब एग्जैक्ट ट्रूथ वही जानते होंगे, लेकिन इतना तो है, राघव जैसा आदमी बिना कैलकुलेशन मूव नहीं करता। वही अगर बात करें स्वाति मालीवाल की, तो यहाँ मामला बाकी लोगों से अलग है।
स्वाति एक्टिविस्ट बैकग्राउंड से आई थी, वुमेन इश्यूज पर स्ट्रॉन्ग वॉइस थी, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन से उनका पब्लिक इमेज बना, ग्राउंड पर एग्रेसिव स्टाइल, आउटस्पोकन इमेज, इंडिपेंडेंट वॉइस। अब ऐसे लोग पार्टी में यूजफुल तब तक लगते हैं जब तक वो बाहर वालों पर हमला करे, लेकिन जैसे ही वो आवाज अंदर सवाल पूछने लगे टेंशन शुरू हो जाती है। उनके साथ जो कंट्रोवर्सी पब्लिक हुई, उसके बाद चीजें ओपनली खराब दिखने लगी। कई लोगों को लगा कि उनकी नाराजगी सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थी, पर्सनल ट्रस्ट ब्रेकडाउन भी था। और राजनीति में भाई अपोजिशन का अटैक उतना हर्ट नहीं करता जितना अपने लोगों की साइलेंस करती है। स्वाति का अलग होना सिंबॉलिक था, क्योंकि जब वुमेन राइट्स वाला चेहरा जाए तो मैसेज बहुत बड़ा जाता है। अब बात संदीप पाठक की, बहुत लोग नाम कम जानते हैं लेकिन पार्टी मशीनरी जानते हैं। इलेक्शन स्ट्रैटेजी, बूथ प्लानिंग, डेटा मैनेजमेंट, कैंपेन डिजाइन, ये ग्लैमरस काम नहीं होते, लेकिन जीत इन्हीं से आती है। पंजाब जीत में उनका नाम लिया गया, एक्सपांशन पॉलिटिक्स में उनका रोल बताया गया, और अब ऐसे लोग क्यों जाते हैं? सिंपल रीजन, स्ट्रेटेजिस्ट को रिस्पेक्ट चाहिए, कैमरा नहीं चाहिए, बट कंट्रोल चाहिए। अगर डिसीजन टेबल से दूर किया जाए तो स्ट्रेटेजिस्ट सबसे पहले समझ जाता है कि ट्रस्ट कम हो चुका है। कुछ लोग कहते हैं किचन कैबिनेट पॉलिटिक्स हुई, कुछ कहते हैं ईगो क्लैश हुआ, लेकिन डेटा वाला आदमी अगर जाए तो समझो सॉफ्टवेयर क्रैक हो गया। अब बात अशोक मित्तल की, बिजनेस बैकग्राउंड, एजुकेशन सेक्टर, रिसोर्सफुल इमेज, ऐसे लोग आइडियोलॉजी से कम नेटवर्क और इन्फ्लुएंस से आते हैं। अब ऐसे लोग पार्टी क्यों छोड़ते हैं? बिजनेसमैन अनसर्टेनिटी पसंद नहीं करता है, स्टॉर्म देखकर स्पीच नहीं देता, इंश्योरेंस निकालता है, अगर फ्यूचर अनस्टेबल लगे तो स्टेबल कैंप चुनता है। इसे कोई अपॉर्चुनिज्म बोलेगा, वो इसे प्रैक्टिकल बोलेगा। अब बात हरभजन सिंह की, हरभजन सिंह सिंबॉलिक फेस थे, क्रिकेट स्टार, पंजाब कनेक्शन, मास रिकॉल वैल्यू, ऐसे नाम वोट से ज्यादा वाइब्स देते हैं। मतलब जनता को लगता है कि बड़े लोग भी जुड़ रहे हैं, कुछ अच्छा होगा। लेकिन सेलिब्रिटी पॉलिटिशियंस डीप कैडर वाले नहीं होते। अगर एनवायरनमेंट अनकंफर्टेबल लगे, कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, फ्यूचर अनक्लियर लगे तो ऐसे लोग क्वाइटली निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी मेन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं ब्रांड होती है। अब जरा पैटर्न्स को समझो, जब एक्टिविस्ट जाए मतलब प्रिंसिपल्स इशू है, जब स्ट्रेटेजिस्ट जाए मतलब स्ट्रक्चर इशू है, जब बिजनेसमैन जाए मतलब फ्यूचर इशू है, जब सेलिब्रिटी जाए मतलब इमेज इशू है, जब यंग फ्यूचर फेस जाए मतलब लीडरशिप इशू है। अब सोचो अगर ये सारे टाइप के लोग अलग अलग समय पर जाए तो प्रॉब्लम आइसोलेटेड नहीं होती, सिस्टमेटिक होती है। अब सवाल वापस लीडरशिप पर आता है, क्या पार्टी मूवमेंट से ऑर्गेनाइजेशन बनी, फिर ऑर्गेनाइजेशन से कमांड सेंटर बन गई? क्या डिसेंट को डिसलॉयल्टी समझा गया? क्या जो पॉपुलर हुआ वो थ्रेट लगने लगा? क्या इंडिपेंडेंट लोग अनकंफर्टेबल हो गए? क्या आइडियोलॉजी धीरे धीरे मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन बन गई? ये सारे सवाल नेचुरल है, क्योंकि अगर हर बार टैलेंटेड लोग बाहर जाए तो ब्लेम सिर्फ टैलेंट पर नहीं जाता, कोच पर भी जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी है, जो लोग गए वो इतने साल तक रहे क्यों? जब राज्यसभा मिली तब सब ठीक था, जब पावर मिली तब वैल्यू स्ट्रांग थी, जब कैमरा था तब लॉयल्टी फुल थी। अब अचानक कंसाइंस जाग गया, अब अचानक डेमोक्रेसी याद आ गई, अब अचानक उनकी आत्मा बोलने लगी। तो भाई यहां दोनों तरफ सवाल है, एक तरफ कंट्रोल पॉलिटिक्स तो वहीं दूसरी तरफ कन्वीनियंस पॉलिटिक्स, एक तरफ ईगो दूसरी तरफ एम्बिशन, एक तरफ साइलेंस दूसरी तरफ टाइमिंग, और जनता बीच में हमेशा की तरह। जैसे शादी में घर वाले लड़ रहे हो और बाराती प्लेट लेकर तमाशा देख रहे हो। अब सोचो जिसने कहा था वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे वही पावर पॉलिटिक्स में फंस गया, जिसने कहा था राजनीति बदलेंगे उसी पार्टी में ग्रुपिज्म, कैंप्स, टिकट की राजनीति, ईगो क्लेश सब शुरू हो गया। यानी बीमारी वही थी, बस पैकेजिंग नहीं थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार हम नए चेहरे देखकर मान लेते हैं कि सिस्टम बदल गया। नहीं भाई, चेहरा बदलने से कैरेक्टर नहीं बदलता, लोगो बदलने से कल्चर नहीं बदलता, नई टोपी पहन लेने से पुरानी सोच नहीं जाती। अगर वैल्यूज सेम है तो रिजल्ट भी सेम आएगा, अगर तरीका वही है तो आउटकम भी वही होगा। अब एक इमोशनल एंगल भी समझो, जब लोग किसी पार्टी को वोट देते हैं तो वो सिर्फ नेता नहीं चुनते, वो सपना चुनते हैं, वो उम्मीद चुनते हैं, वो फ्यूचर चुनते हैं, वो अपने बच्चों के लिए बेटर सिस्टम चुनते हैं। और जब वही पार्टी अंदर से टूटती है तो सिर्फ नेता नहीं हारता, जनता भी हर्ट होती है, क्योंकि जिसने भरोसा किया था उसे लगता है फिर से बेवकूफ बन गए। यही वजह है कि जनता कई बार नेताओं से नहीं पॉलिटिक्स से नाराज हो जाती है। और जब जनता पॉलिटिक्स से नाराज होती है तब लोकतंत्र कमजोर होता है, क्योंकि फिर अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते। फिर डिबेट पॉलिसी पर नहीं पर्सनैलिटी पर होती है, फिर चुनाव फ्यूचर पर नहीं फियर पर लड़ जाते हैं। और इसलिए यह सिर्फ एक पार्टी की कहानी नहीं है, यह पब्लिक ट्रस्ट की कहानी है। और ट्रस्ट टूट जाए तो दोबारा बनता है, लेकिन बहुत मुश्किल से।
अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एक छोटा सा काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर दो, क्योंकि यहाँ हम नॉइस नहीं अंदर की वायरिंग समझते हैं। और कमेंट में जरूर बताना सबसे बड़ा नुकसान किसके जाने से हुआ, राघव, स्वाति, संदीप, हरभजन या अशोक मित्तल। अब अंत की बात सुनो, किसी भी आंदोलन की असली परीक्षा सड़क पर नहीं होती, कुर्सी पर होती है। नारे लगाना आसान है, पावर मिलने के बाद सिंपल रहना मुश्किल है। ईमानदारी से बोलना आसान है, ईमानदारी निभाना मुश्किल है। लोगों को उम्मीद देना आसान है, उनकी उम्मीद बचाकर रखना सबसे मुश्किल है। लोगों को जोड़ना आसान है, उन्हें साथ रखना मुश्किल है। भीड़ जुटाना आसान है, चरित्र बचाना मुश्किल है। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा कंक्लूजन यही है, व्यक्ति से बड़ा सिस्टम होना चाहिए, नेता से बड़ा सिद्धांत होना चाहिए, स्पीच से बड़ा कैरेक्टर होना चाहिए, क्राउड से बड़ा कंसेंस होना चाहिए, और लॉयल्टी से बड़ा ट्रुथ होना चाहिए। वरना हर कुछ साल बाद नया चेहरा आएगा, नई पार्टी आएगी, नई टोपी आएगी, नई उम्मीद आएगी, नया स्लोगन आएगा और कहानी फिर वही निकलेगी। तब आप बताओ, ये कहानी गद्दारी की है या मैनेजमेंट फेलियर की? ये लोग बिके या धकेले गए? ये बगावत थी या डिलेड रिएक्शन? कौन विभीषण है, कौन रावण है, और कौन सिर्फ मौका देखकर साइड बदल गया? कमेंट सेक्शन आपका है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि राजनीति समझना जरूरी है, वरना हर बार कोई ना कोई नैरेटिव बेचकर चला जाएगा। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।